हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज बिना देरी के हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार 2 मिनट का रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। बैक वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, जिससे कि किसी को डाउट ना हो, या फिर यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो प्रॉब्लम भी उनको ना हो। चलिए बैक वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने बता दिया हुआ था कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें कि हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमीटोजेनेसिस, और एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एक और है मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड लास्ट हमारा होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। चलिए अभी लाइट का कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया हुआ था कि ये उसका पेल्विक वाला व्यू है, पेल्विस वाला व्यू है, और उसका इंटरनल व्यू है, ठीक है। इसमें मैंने बताया हुआ था जैसे ये रेक्टम और ये एनस वाला पार्ट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, और इसका रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ था कि ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जो कि क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। जो पेशाब जो स्टोर होता है ना, वो इसी यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया हुआ था कि ये वॉस डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये सब क्या है, जहां से स्पर्म का पाथवे, यानी कि स्पर्म जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पेनिस, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो इसी बॉडी के पार्ट के थ्रू, क्योंकि मेल का यही वाला पार्ट फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में इंसर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया हुआ था सेम वही चीज, यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब को स्टोर करता है, सेमिनल वेसाइकल जो कि सेमिनल फ्लूइड को सेक्रेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसके कारण क्या होता है कि सीमेन का जो कलर है वो वाइट होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया हुआ था कि प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण ही सीमेन में कुछ गंध भी आती है, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि तीसरा ग्लैंड है एक्सेसरी ग्लैंड का, जिसका काम होता है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। यूरेथ्रा जो कि कॉमन डक्ट है यूरिन और सीमेन दोनों का। टेस्टिस, ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके बाद फोरस्किन, उसके बाद जो पेनिस होता है ना बाबू, याद रखिएगा, पेनिस का जो आगे वाला पार्ट होता है, पेनिस का सबसे आगे वाला पार्ट जो होता है, जो सबसे पहले फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और पेनिस के ऊपर में जो स्किन का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं फोर स्किन, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ पेनिस का वो वाला पार्ट, पेनिस के बीच में जो छेद जो होता है, होल जो होता है, जहां से सीमेन निकलता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में जाता है, उस होल को, उस छेद को बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखवाना शायद भूल गया हुआ था, तो ये भी लिख लीजिएगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, प्राइमरी, जिसको ऐसे भी लिखते हैं सेक्स ऑर्गन इन मेल, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है प्राइमरी
और सेकेंडरी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक सुने होंगे प्राइमरी स्कूल, ठीक है, सबसे प्राथमिकी यानी सबसे पहले, जैसे कोई हाई स्कूल में जाता है, हाई स्कूल जाने से पहले वो मिडिल स्कूल में जाता है, लेकिन उससे भी पहले होता है प्राइमरी स्कूल, ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को जाना होता है, बच्चों को जाना होता है, ठीक है, उसके बाद वो मिडिल स्कूल में जाते हैं, देन आफ्टर दैट वो हाई स्कूल में जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब ही क्या होता है? सबसे मेन, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो ना रहे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इट मीन्स हेल्पर वाला, ठीक है, जो मेन जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, वहां पे जो मेन जो दिमाग लगाने वाला है कि कैसे बिल्डिंग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो वो सबसे वहां का मेन होता है। यदि मान लीजिए किसी दिन कोई लेबर ना आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी दिन वो ना आए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में होता है, याद रखिएगा, वो होता है टेस्टिस, ठीक है। और उसके बाद यदि बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, यदि बात करें तब हम उसमें बोलेंगे कि जैसे पेनिस हो सकता है, यूरेथ्रा हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकते हैं, ईटीसी, ठीक है, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस का डायग्राम मैंने बताया हुआ था कि जो सबसे पहला, जो सबसे मेन, जो सबसे पहले जो हम जिस लेयर के बारे में पढ़ते हैं वो होता है, यानी कि टेस्टिस का जो अंदर का मांस होता है, पहले ये देख लेते हैं। टेस्टिस का सबसे बाहर वाला लेयर मैंने बताया हुआ था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, उसके बाद ट्यूनिका वेजिनाइलिस, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वास्कुलोसा। इतना मैंने यहां तक मैंने बता दिया हुआ था, ठीक है। ये वाला डायग्राम प्लीज आप लोग मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है। तो ये वाला मैंने बताया हुआ था कि टूनिका एल्बुजिनिया वाला है, ठीक है, उसके बाहर में होता है टूनिका वेजिनाइलिस और सबसे अंदर में होता है टूनिका वास्कुलोसा, ठीक है। अब देखिए, जो टेस्टिस के अंदर का जो मांस होता है ना, वो टेस्टिस के अंदर का मांस 250 कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है, जिन कंपार्टमेंट्स का नाम देते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। याद रखिएगा, टेस्टिस के अंदर का जो मास है, यानी कि टेस्टिस के अंदर का जितना एरिया है वो 250 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, जिसका नाम देते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और उस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर में पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो घुमा हुआ होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। तो देखिए, जो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है उसके अंदर में ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जो मेन वाला ये वाला पार्ट जो है, ठीक, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहीं पे क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और टेस्टिस के अंदर भी वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे? यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। उसके बाद वो आया कहाँ पे? यहाँ पे ट्यूबुलर रेक्टाई में। ट्यूबुलर रेक्टाई से वो आया कहाँ पे? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से वो कहाँ पे आया? ये वॉस इफ्रेंस में। और वॉस इफ्रेंस के बाद वो आता है एपिडिडाइमिस। ये जो आपको सांप के जैसे घुमा हुआ पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है हेड वाला पार्ट, ठीक है, एक होता है मिडिल वाला पार्ट, और एक होता है टेल वाला पार्ट। जो हेड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं केपुट एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? केपुट एपिडिडाइमिस। जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस, और जो टेल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्डा एपिडिडाइमिस, ठीक है। उसके बाद वो स्पर्म जाता है वॉस डिफरेंस में, जो कि मैंने यहाँ पे स्पर्म पाथ में बताया भी हुआ है कि देखिए, स्पर्म पाथ सबसे पहले फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कहाँ पे गया? ट्यूबुलर रेक्टाई में। आफ्टर दैट वो कहाँ गया? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस के बाद वो गया वॉस इफ्रेंस, या फिर जिसको हम बोलते हैं इफ्रेंट डक्टियोल में। उसके बाद वो गया एपिडिडाइमिस में।
एपिडिडाइमिस से वो गया वॉस डिफरेंस में, वॉस डिफरेंस से वो गया इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है, और उसके बाद आउटसाइड द बॉडी या फिर बोल सकते हैं फीमेल के पार्ट में, ठीक है। और मैंने बताया हुआ था कि ये नीट का एकदम BBI क्वेश्चन है और अक्सर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है हमारा टेस्टिस के बारे में मैंने बताया हुआ था कि अब टेस्टिस के बारे में कुछ लिख लेते हैं, समझा तो दिए हैं, कुछ लिख लेते हैं। दीज आर इन वन पेयर, एक जोड़े में होता है, मैंने बताया जो हमारे नीचे घुंघरू जैसे टंगा हुआ जो होता है, ठीक है। तो स्क्रोटम जो पाउच होता है इसको बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम में वन पेयर ऑफ टेस्टीज होता है, यानी कि 2 टेस्टीज होता है, ठीक है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक होता है, जिस बैग को बोलते हैं स्क्रोटम। उसका शेप कैसा होता है भाई साहब, तो उसका शेप होता है ओवल, अंडे के जैसा। लंबाई लेंथ कितनी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ चौड़ाई कितनी 2 to 3 सेंटीमीटर। इंग्वानल कैनाल क्या होता है, स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं इंग्वानल कैनाल, मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। एक बार पीछे वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि टेस्टिस का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मैंने बताया हुआ था जो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट है, जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, जो टेस्टिस बनता है वो बनता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी इन द सेंस क्या, जो पेट वाला जो कैविटी होता है ना उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो वो बनता है कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में। कब, जब बच्चा पेट में ही होता है। जब बच्चा पेट में ही होता है उसके बाद जब वो बच्चा 6 से 7 महीने का होता है पेट में ही, तब वही एब्डोमिनल कैविटी से वो टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है। अब स्क्रोटम में क्यों आता है, तो स्क्रोटम में एक सेल होता है जिसका नाम है डाल्टोज सेल, और उस डाल्टोज सेल का काम क्या होता है, वो डाल्टोज सेल क्या करता है कि जैसे देखिए स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा ना, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो सूटेबल नहीं है, उसको चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर, ठीक है। तो वो डाल्टोज सेल क्या करता है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है हमारे नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से। इसीलिए वो टेस्टिस बाद में जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है उसके बाद वो कहाँ पे आ जाता है, स्क्रोटम में। सेम वही चीज मैंने लिखा है, दीज टेस्टिस आर डेवलप्ड इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब पेट में होता है। बट आफ्टर 6 to 7 months ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब वही पेट में 6 से 7 महीने का रहता है, इट डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम, वो क्या होता है, स्क्रोटम में आ जाता है। बिकॉज इन स्क्रोटम डाल्टोज सेल्स आर प्रेजेंट, स्क्रोटम में एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डाल्टोज सेल, जो कि क्या करता है, which lowers the temperature of scrotum, स्क्रोटम के टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए एक अच्छा टेम्परेचर है, ठीक है। तो ऐसे होता है टेस्टिस का डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बट इन समटाइम्स टेस्टिस डिडंट केम इनटू स्क्रोटम, कभी कभार क्या होता है जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकाइनेटम, ठीक है। यानी कि अब देखिए जब वहां पे टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ ही नहीं पाएगा, तो जब वो स्क्रोटम में ही नहीं आएगा तो उसको फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जब उसको फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं करेगा, जब स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उस मेल में इनफर्टिलिटी आ जाएगी और वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का एक रीजन ये भी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नोट में मैंने बताया था कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, जिसमें मेल गैमीट के बनने के लिए जो हमारे बॉडी से
नॉर्मल 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर जैसे स्क्रोटम का चाहिए था, वैसे उनमें नहीं होता है। तो उनमें क्या होता है, इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में टेस्टिस रिमेन्स इन एब्डोमिनल कैविटी, जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है थ्रू आउट इट्स होल लाइफ, पूरी जिंदगी। दिस टाइप ऑफ टेस्टिस इज नोन एज, इस टाइप के टेस्टिस को क्या बोलते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इंट्रा मीन्स अंदर में, एब्डोमिनल मीन्स एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में, और टेस्टिस यानी कि वैसा टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में ही रह जाता है उसको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल होते हैं व्हेल, डॉल्फिन, एलिफेंट etc। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टेस्टिस। यहीं पे आकर के हमारा लाइट ने धोखा दे दिया था, तो चलिए एक बार ये देख के फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टेस्टिस, टेस्टिस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो टेस्टिस जो होता है वो नीचे की ओर थोड़ा सा होता है। बट इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर इज लो, यानी कि क्या होगा, जब ठंड ज़्यादा होगी तब क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा अपवर्ड की ओर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस था, टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लिख लेते हैं कुछ, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि टेस्टिस को एक्सप्लेन करिए एक डायग्राम बनाते हुए, तो डायग्राम मैंने बता दिया, अब उसके बारे में कुछ लिखिएगा तब तो नंबर मिलेगा, 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए दीज आर देखिए टेस्टिस का है, दीज आर सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, वो एक कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है जिसका नाम होता है टूनिका एल्बुजिनिया, मैंने फिगर में बता दिया है। इनर मास ऑफ टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट। ठीक है, जो टेस्टिस का अंदर का जो एरिया होता है वो 250 कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है, और उसका नाम मैंने क्या बताया था, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक, उसके बाद इन ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल देयर आर 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट। ठीक है, मैंने बताया ही कि जितना टेस्टिक्युलर लोब्यूल होता है, हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल में 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बार बार बात हो रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। आइए ऐसा ही होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें 3 टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है भैया, जान लीजिए अब। एक होता है स्पर्मेटोगोनियम, या फिर इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल, या फिर इसी को बोलते हैं मेल जर्म सेल। इसका काम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम करता क्या है भैया, तो स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म को बनाता है। ठीक है, यानी कि मेल गैमीट को बनाता है। सर्टोली सेल, इसका काम क्या होता है, सर्टोली सेल, अब मान लीजिए कोई बच्चा जन्म ले लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको जन्म दे करके उसको छोड़ देना है, उसका पालन पोषण भी तो करना है। तो उसी स्पर्म को नॉरिशमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है, सर्टोली सेल। ठीक है, उसके बाद दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक सेल होता है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इसी को बोलते हैं लेडिंग सेल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल सेल होता है, ये इंटरस्टिशियल सेल मेल में एक हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और वही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में मेल कैरेक्टर को डेवलप करने में। ठीक है, जैसे कि होता है ना मूछ दाढ़ी का आना, कंधों के नीचे बालों का आना, ठीक है, शरीर पे बालों का आना, ये सब मेल कैरेक्टर होता है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसको कौन सेक्रेट करता है, यही इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिंग सेल। ठीक है, चलिए अब देखिए वही बताया कि इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 3 प्रकार के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम,
जिसका दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनियल सेल, तीसरा नाम है मेल जर्म सेल। काम क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। स्पर्म को बनाने का काम किसका होता है? इसी का। इंटरस्टिशियल सेल या फिर जिसको बोलते हैं लेडिग सेल, क्या करता है? सेक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर को डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, उसके बाद देखिए सर्टोली सेल, बताया ही इसका काम क्या होता है? इट गिव्स नॉरिशमेंट टू द स्पर्म, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? मेल जर्म सेल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने बताया कि एक नोट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कहीं पे, मुल्लेरियन डक्ट जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम होता है उसका पैरानेफ्रिक डक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब यूट्रस इन फीमेल। तो भैया जब फीमेल का है तो यहाँ पे बात काहे कर रहे हो? ठीक है, अरे भाई समझो, रुको, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इसके आगे एक बार प्रश्न पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट विच इज एब्सेंट इन मेल। ठीक है, जिसमें से एक ये ऑप्शन था, बाकी सारा तो मेल में होता ही है, एक ये वाला ऑप्शन था। तो ये देखिए ये होता है मेल में, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, मेल है तो मेल में फैलोपियन ट्यूब थोड़ी ना बनेगा, मेल को प्रेग्नेंट थोड़ी ना होना है भाई। ठीक है, तो ये डीजनरेट हो जाता है, इसलिए नोट पॉइंट में याद रखिएगा। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। हेड वाले पार्ट को कैपुट एपिडिडाइमिस, मिडिल वाले को कॉर्डा एपिडिडाइमिस और टेल वाले को कॉन्डा एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है? ये इट टेम्पोरेरली स्टोर स्पर्म। ठीक है, यानी कि स्पर्म रिलीज होने से पहले थोड़ी देर के लिए स्टोर कहाँ पे होता है? एपिडिडाइमिस के, टेम्पोरेरली, ज्यादा देर के लिए नहीं। ठीक, यूरेथ्रा बताया ही कि ये क्या था? वो एक कॉमन डक्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेक्रेशन ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। स्पर्म भी उसी रास्ते से निकलता है और यूरिन भी उसी रास्ते से निकलता है। ठीक, चलिए आगे आइए। पेनिस सबको पता है, होता सबके पास है, देता कोई नहीं। अब ऑब्वियसली कौन देगा? ठीक है, स्पेशली बॉयज को, बॉयज थोड़े ना देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो, पेनिस इट इज मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन। ठीक है, तो पेनिस जो है मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि मेल जिस ऑर्गन के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है, जिस ऑर्गन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में इंसर्ट करता है, उसका नाम है पेनिस। ठीक है, याद रखिएगा। जनरली इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 10 to 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब देखिए बड़ा ही अच्छा पॉइंट है ये भैया, है का पॉइंट। इट इज स्मॉल इन फ्लैशिड और लिम्फ कंडीशन। जो नॉर्मल उसका कंडीशन होता है ना, उस कंडीशन में वो जो होता है ना पेनिस, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, बट आफ्टर सेक्सुअल अराउजल, जब उसके ब्रेन में सेक्सुअल अराउजल होता है, ठीक है, जो कॉपुलेशन का, सेक्सुअल इंटरकोर्स का दिमाग में चलने लगता है, ठीक है, या फिर कुछ गलत चीजें सोचने लगता है, कुछ गलत चीजें देखने लगता है, तब जो उस इंसान का ब्रेन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इंक्रीज हो जाता है, बहुत तेज काम करने लगता है, जिसके कारण जो पेनिस में एक टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, तो उस इरेक्टाइल टिश्यू में ब्लड सप्लाई बहुत तेज हो जाता है, जिसके कारण जो पेनिस होता है वो हार्ड, मजबूत और इरेक्ट यानी कि खड़ा हो जाता है। ठीक है, एंड रेडी फॉर कॉइटस, फिजिकल रिलेशन के लिए एकदम तैयार हो जाता है। ठीक है,
इसी को ये याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, सभी को समझने में भी बड़ा मजा आया हुआ होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो बोर्ड के लेवल, बोर्ड के लिए तो है ही, साथ ही साथ नीट के लिए भी आप इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये भैया कैसे भूल सकते हैं मेल में एक्सेसरी ग्लैंड, क्योंकि इनका भी अपना अपना, सभी का अपना अपना रोल होता है। जैसे मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, अब घर बनाने में जितना मिस्त्री का रोल है, वैसे रोल तो लेबर का भी होता है, वो लोग भी मेहनत किए हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सेसरी ग्लैंड इन मेल, उसमें एक ग्लैंड है सेमिनल वेसाइकल। इसका काम क्या होता है? इट सेक्रीट सेमिनल फ्लूइड। क्या करता है वो? सेमिनल फ्लूइड को सेक्रीट करता है। और सेमिनल फ्लूइड का नेचर कैसा होता है? याद रखिएगा, एल्केलाइन होता है। दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम मैंने बताया हुआ था, इट प्रोवाइड्स मिल्की अपीयरेंस टू द सीमेन। जो वेरी होता है ना, वो जो उजला उजला कलर का होता है ना, वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ओडोर टू सीमेन। ओडोर का मतलब गंध। ठीक है, ओडोर मीन्स गंध, तो उसमें जो कुछ गंध होता है ना, वो इसी के कारण होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण ही। ठीक, तीसरा मैंने बताया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसी का याद रखिएगा कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड, जिसका काम होता है वो एक विस्कस म्यूकस सेक्रेट करता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेन, ठीक है, यानी कि वीर्य। मैंने बताया हुआ था सीमेन के बारे में कि सीमेन क्या होता है। तो ये दो चीजों से बनकर, सॉरी, इसमें ये जो सीमेन है, इस सीमेन में दो चीजें होती है। एक तो होता है स्पर्म, और दूसरा होता है इसमें सेमिनल फ्लूइड। यानी कि सीमेन में दो चीज होता है, एक तो होता है स्पर्म और दूसरा होता है सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, और याद रखिएगा सेमेन मीन्स वीर्य, इसका जो पीएच होता है, पीएच मान इसका जो होता है वो 7.2 to 7.7 होता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सीमेन इन वन इजैकुलेशन। ठीक है, वन इजैकुलेशन इज 2.5 to 5 ml। ठीक है, अब देखिए इजैकुलेशन क्या होता है, इसको लिख लीजिए चाहे तो। इजैकुलेशन, ठीक है, इजैकुलेशन। अब देखिए इजैकुलेशन क्या होता है, जब सीमेन फोर्सफुली एक्सपेल्ड किया जाता है पेनिस के द्वारा। ठीक है, यानी कि पेनिस से, जैसे देखो, जैसे मान लो ये पेनिस है, अब पेनिस क्या हो रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। अब जैसे ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो एक्सपेल, जैसे होता है ना, जैसे वो जो होता है ना एक गुल्ली मारने वाला, तो ऐसे ही लेकर के ऐसे जो खींचते हैं तो आगे की दूर वाले को लगता है ना, सेम वैसे ही जब वो पेनिस पीछे की ओर होता है तो फोर्सफुली क्या करता है वो, जो सीमेन को जो रिलीज करता है, सीमेन को जो निकालता है पेनिस के अंदर से, उसी को बोलते हैं इजैकुलेशन। ठीक है, तो लिख लीजिए सीमेन इज forcefully expelled to penis. Semen is forcefully expelled through penis by the
contraction by the contraction of smooth muscle is known as ejaculation। ठीक है, और एक बार में जो पेनिस सीमेन को जो रिलीज करता है उसका क्वांटिटी होता है अप्रॉक्स 2.5 to 5 ml। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक है स्पर्म काउंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट क्या होता है, अब इसको देख लीजिए। ठीक है, स्पर्म काउंट देखिए, सिंगल इजैकुलेशन यानी कि एक बार जब मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सीमेन रिलीज होता है, तो जब एक बार सीमेन रिलीज हुआ मेल के पेनिस से, एक बार में कितना रिलीज होता है 2.5 to 5 ml ऑफ सीमेन, यानी कि 2.5 से 5 ml सीमेन रिलीज होता है, जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। और याद रखिएगा 1 मिलियन बराबर 10 lakhs, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। ठीक, तो देखिए 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हुआ। ठीक है, जो 2.5 to 5 ml सीमेन था उसमें कितना स्पर्म था 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ठीक, अब उसमें से 40% स्पर्म किल हो गया, मर गया, 40% स्पर्म मर गया। क्यों? हैव नो नॉर्मल शेप एंड साइज। इनमें से 40% के पास क्या होता है कि नॉर्मल शेप एंड साइज होता ही नहीं है। ठीक, अब भैया जब नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं होगा तो वैसे ही किल हो जाएगा, तो उसमें से 40% किल हो गया। ठीक है, लेकिन 60% स्पर्म बचा रहा जिनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज है। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक जगह मैं लिख लेता हूँ 200 और एक जगह लिख लेता हूँ 300। ठीक, अब 200 का जब मैं 40% करूंगा और 300 का जब मैं 40% करूंगा, ठीक है, तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, मतलब कि 80, इससे ये मतलब कि 120। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 40% जब जो स्पर्म किल हो रहा था इसमें से, तो कितना स्पर्म किल हो रहा था। देखिए नीट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो मैंने आपको बता दिया कि 40% स्पर्म किल हो गया, तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कितने स्पर्म वैसे हैं जिनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं है। आप 40% मारोगे टिक, वो नहीं माने, क्योंकि देखिए 40% वो ऐसे घुमा करके देगा। नीट ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो देखिए क्वेश्चन इजी है, लेकिन उसने क्या किया, हल्का सा घुमा दिया स्टूडेंट का नॉलेज टेस्ट करने के लिए। ठीक, तो वहां पे ऑप्शन एक रहेगा 80 to 120 मिलियन। आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, 40% के चक्कर में गलत टिक करके आ जाओगे, इसलिए याद रखिएगा। और वहां पे नहीं बन पाए तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 40% स्पर्म किल हो जाते हैं जिनके पास कोई नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं होता है। तो कितने स्पर्म होते हैं 80 to 120 मिलियन। बाकी 60% जो होते हैं जिनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज है, तो हम 60 डाल के भी हम इसको लिख लेते हैं। 60 डालकर लिख लो भैया, 60 डालकर हम जब लिखेंगे, 60 डालकर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि 120 to 180 मिलियन। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 120 to 180 मिलियन स्पर्म ऐसे हैं जिनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज होता है। ठीक, अब देखिए जो 60% स्पर्म बचा था, यानी कि 120 to 180 मिलियन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक जगह 120 और एक जगह मैंने लिख लिया 180। ठीक, अब देखिए
120 और 180। तो अब जितने नॉर्म जितने ऐसे थे जिनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज था, अब इनमें से जो 60% है फिर से मर जाएगा इनमें, यानी कि 120 to 180 मिलियन स्पर्म में। तो इनमें 60% क्या होगा, किल हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू एसिडिक मीडियम इन वेजाइना। फीमेल का जो योनि होता है, वेजाइना होता है, उसके अंदर का जो मीडियम होता है एसिडिक होता है, तो बहुत से स्पर्म क्या करते हैं, उसमें सरवाइव नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास लो एनर्जी होता है, तो उसके कारण भी वो मर जाते हैं। तो 120 का 60% कैलकुलेट यदि आप करेंगे तो आएगा ये 120 का 72, इससे ये 108। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 72 to 108 मिलियन स्पर्म क्या होंगे, किल हो जाएंगे। अब बचेंगे कितने, तो 40% स्पर्म रिमेन, यानी कि 120 का 40% अब बचेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 120 और 180 का 40% हम कैलकुलेट करते हैं। 40% जब हम कैलकुलेट कर दिए, जीरो इस जीरो से ये जीरो से ये इससे ये, ठीक है, तो 12 4 ज़ा 48 टू 18 4 ज़ा 72, यानी कि टोटल 48 टू 72 मिलियन स्पर्म बचे हुए रहते हैं, जिनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज, साथ ही साथ जिनके पास अच्छी खासी एनर्जी भी होती है। ठीक है, ये कितने होते हैं, 48 टू 72 मिलियन। ठीक, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब 480 लाख से 720 लाख स्पर्म होते हैं। अब देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि इतना जो आप लोग देख रहे होंगे कि नीट में इतने स्टूडेंट्स, जेई में इतने स्टूडेंट्स, यूपीएससी, अरे भैया आपको एक ही सीट चाहिए ना, तो आप एक सीट पे फोकस कीजिए। तो सेम ये ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे इस दुनिया में ही कंपटीशन है, इस दुनिया के बाद भी हो सकता है कंपटीशन हो, और इस दुनिया से पहले तो कंपटीशन था ही। इस दुनिया का कंपटीशन भी आप देख रहे हो, इस दुनिया से पहले का भी कंपटीशन देख लो यहाँ पे कि 48 टू 72 मिलियन स्पर्म है यहाँ पे। ठीक है, आपके नीट में कितने हैं, 1.5 टू 2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 48 टू 72 मिलियन। और आपका जो 1.5 टू 2 मिलियन है, उसमें अप्रॉक्स 70-80,000 1 लाख सीट भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सीट है। ठीक है, तो देखिए जो 48 टू 72 मिलियन स्पर्म बच गए, उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि उन स्पर्म में से 48 टू 72 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो फीमेल को फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बना करके प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सभी रेडी रहिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप लोग, वैसे मैं डेली कहता हूँ बट फिर भी आप लोग खुद ही समझदार हो, आप लोग खुद ही समझना चाहिए कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास है। यदि अभी भी नहीं पढ़ोगे फिर कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। इतना बढ़िया ढंग से समझा रहा हूँ, अभी भी समझा, जो मैं समझा रहा हूँ नोट्स बनाइए, इसका स्पीड में नोट्स पढ़िए, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। कोई डायग्राम होता है, सॉरी, या फिर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछिए। डाउट पूछने के लिए मैंने ये भी बता रखा है कि आप मेरे इंस्टा या फिर फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं कभी अपना नंबर ही दे दूंगा, तो उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे से जो भी आपके डाउट्स हो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर पता ही है इसके बाद क्या करना है सब। ठीक है, वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक कीजिए।
ठीक है। और स्पेशल बात यार, कमेंट करो यार, तभी तो पता चलेगा कौन कौन स्टूडेंट क्लास ले रहे हो नहीं ले रहे हो। कल भी मैंने बोला हुआ था, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और मेन चीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।